जनरल नॉलेज सीरीज के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी में आगे बढ़ते हैं और हम 76 एमसीक्यूज के ऊपर जाते हैं जी। 76 है बोर इज कॉज्ड बाय, के जो बोर है उसकी वजह क्या होती है, तो इसका आंसर है राइजिंग टाइड्स विद मीटिंग रिवर करंट्स, के जब टाइड्स जो हैं बुलंद होके करंट्स के साथ जो है दरिया के करंट्स के साथ मिलती हैं तो उस टाइम पे जो है ये बोर बनते हैं। अब बोर हैं क्या एक्चुअली में, अगर आप इसको समझें, बोर क्या है जी, इट इज अ स्ट्रॉन्ग टाइड दैट पुशेज अप द रिवर, जो कि दरिया को धकेलती हैं बड़ी टाइड्स, अगेंस्ट द करंट, करंट की मुखालिफ सिमत में। तो अब यहां पे आप देखिए ये है समंदर की साइड और ये है दरिया की साइड। अब दरिया से जो फ्रेश पानी आ रहा है और समंदर की तरफ से जो टाइड आ रही है, तो ये टाइड इस फ्रेश वाटर को रोकेगी और पीछे की तरफ धकेलेगी, तो यहां पे बोर बनेगा, ठीक है, तो इसे बोर कहा जाता है। 77 है विच ऑफ दीज इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन रिवर, के रिवर के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाना है रिवर के अंदर इरोजन के प्रोसेस में, उसकी वजह क्या है, तो उसका आंसर है हमारे पास एट्रिशन। एट्रिशन क्या है कि जो रिवर के अंदर इरोजन का जो प्रोसेस होता है, कटाव फटाव का, जो बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते हैं और मुसलसल आगे की तरफ बढ़ते हैं, आपस में टकरा के छोटे होते हैं, इसी तरह से वो बहुत सी चीजें मिक्स हो जाती हैं, वहां पे हल हो जाती हैं, तो वो सारा प्रोसेस क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन का एट्रिशन है। कि एक बड़ी पहाड़ी से जो है पत्थर निकलता है, लेकिन जब वो नीचे जाके पहुंचता है तो छोटी सी कंकरी बना हुआ होता है पूरा टकरा के, इसी तरह से अपने साथ वो जो मट्टी वगैरह या बाकी जो प्रोसेस लेके आता है। 78 है अ कैनन इज अ लार्ज फॉर्म ऑफ, के जो कैनन है ये लार्ज फॉर्म है किसकी, गॉर्ज की। गॉर्ज है घाटी, जो कि दो पहाड़ों के बीच से जो नदी बहती है, छोटा सा पानी बहता है दरिया, तो उसको गॉर्ज कहते हैं, घाटी है, और उसकी बड़ी फॉर्म है कैनन। आगे बढ़ते हैं। 79 है व्हाट काइंड ऑफ वेदरिंग टेक्स प्लेस इन द वैली साइड अबाउ द सरफेस ऑफ द ग्लेशियर, कि वैली साइड में जो है वो ग्लेशियर के ऊपर कौन सी वेदरिंग जो है मौसमियाती तब्दीली असरअंदाज होती है, ठीक है, उसमें होती है जी फ्रॉस्ट शेटरिंग की। फ्रॉस्ट शेटरिंग क्या है, कोहरा। कोहरा क्या है, हम ये जानते हैं सर्दियों में जो है वो पानी वगैरह जो जमता है तो वो क्या बनता है, कोहरा बन जाता है बहुत ज्यादा। तो ये यहाँ पे देखिए किस तरह वेदरिंग का प्रोसेस इसके थ्रू होता है, कोहरे के थ्रू। तो यहाँ पे वैली जो ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे ग्लेशियर साइड्स जो हैं, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पे पानी जब जम जाता है दरारों के अंदर, ये जो दरारें आपको दिखाई दे रही हैं पत्थरों की, तो पानी तो अल्टीमेटली इतना ज्यादा सख्त नहीं, लेकिन जब यहाँ पे बर्फ जमेगी तो बर्फ बहुत ज्यादा हार्ड होगी और बर्फ जम जाती है और फैलती है साथ में। हम ये जानते हैं, जब आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर पानी रखते हैं बर्फ के लिए तो फैल जाता है, तो जब ये फैलती है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं और वो जो पहले के क्रैक्स होते हैं वो मजीद वाइड हो जाते हैं और चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं उस प्रेशर की वजह से, उस हार्ड प्रेशर की वजह से। तो फ्रॉस्ट शेटरिंग जो है ये कॉज करता है यहां पे वेदरिंग का। 80 है विच रेन इज द इक्वेटोरियल रीजन आर द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंसेस, के इनमें से कौन सी जो रेन है वो इक्वेटोरियल रीजन के अंदर जो है वो किसी असर के अंदर आती है, तो वो है हमारे पास कन्वेंशनल रेन। अब कन्वेंशनल रेन क्या है, बेसिकली देखिए रेन ऐसी है कि एक साइड पे कहीं पे अभी वो खराब बनते हैं, ठीक है, इवेपोरेशन होती है और हवा उन्हें अपने साथ लेके जाती है किसी दूसरी जगह पे और वहां पे जाके बारिश बरसाती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इक्वेटोरियल रीजन्स के अंदर, कि वहीं पे बारिश, वहीं पे जो है इवेपोरेशन होती है समंदर के पानी से, ठीक है, और समंदर के पानी से जब इवेपोरेशन होगी तो वहीं पे किनारे पे आके वो बारिश बरसा देंगे। इसका मतलब हवा उन्हें कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जा रही जहां पे वो बरसें। जैसे वो कहते हैं ना हवा का एक दबाव यहाँ पे आ रहा है जी, वहां पे आ रहा है, तो हवा का दबाव आता है और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है और फिर वहां पे जाके एक्चुअली में वो बारिश बरसाता है। लेकिन इस केस में इक्वेटोरियल रीजन के अंदर ऐसा नहीं होता और बारिश जहां बनती है इवेपोरेशन वहीं पे थोड़ा आगे करके या किनारे पे साहिल पे वो बारिश बरसा देती है और ये कन्वेंशनल रेन है। 81 है मेडिटेरेनियन रीजन्स आर यूजफुल फॉर, के जो मेडिटेरेनियन का रीजन है, यहाँ पे ये देखिए ये मेडिटेरेनियन का रीजन है, ये जो मेडिटेरेनियन सी है इसके किनारे जो है टर्की हो गया, ग्रीस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, मोरक्को हो गया, तो ये किसके लिए सूटेबल है, कहता है फ्रूट ग्रोइंग के लिए है, वाइन प्रोडक्शन के लिए है, टूरिज्म के लिए है, तो ये हर एक के लिए है, इन तीनों के लिए, यानी कि यहाँ पे फ्रूट्स भी पैदा हो सकते हैं और वाइन की प्रोडक्शन भी हम जानते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अंगूर पैदा होता है जिस वजह से, टूरिज्म भी है, तो ये ऑल ऑफ दीज है। 82 है अ विंड विच रिवर्सेस सीजनली इज नोन एज, के जो सीजनली रिवर्स होती है यानी कि सर्दियों में एक साइड पे, गर्मियों में उसी के मुखालिफ साइड पे, तो उसे हम मॉनसून कहते हैं। देखिए मॉनसून पाकिस्तान के अंदर भी हम ये जानते हैं कि हवा आती है कि गर्मियों में बे ऑफ बंगाल से ही चलती है और हमारी साइड पे आती है, पहाड़ों से टकरा के बारिश बरसाती है, और सर्दियों में पहाड़ों की साइड से या जमीन की साइड से समंदर की तरफ चलती है।
83 है द लार्जेस्ट लेटीट्यूड सर्कल ऑन द अर्थ इज, के अर्थ का जो सबसे बड़ा जो लेटीट्यूड का सर्कल है वो कौन सा है जी, वो इक्वेटर है। इक्वेटर कैसे है, देखिए ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि सबसे बड़ा जो सर्कल है ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर लाइन का ही एक्चुअली में सबसे बड़ा सर्कल बनता है। बाकी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे नॉर्थ की साइड पे या साउथ की साइड पे नीचे आएंगे तो ये सर्कल छोटे होते जाएंगे, ठीक है। और ये यहां पे देखिए सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, तो इक्वेटर रीजन में सबसे बड़ा सर्कल है। 84 है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कहां पे है जी, तो वो डेल्टा बांग्लादेश में है या गंगीज डेल्टा भी इसे कहते हैं। यहां पे देखिए इस पिक्चर के अंदर तो ये है गंगीज डेल्टा, ठीक है। डेल्टा हम ये जानते हैं कि दरिया की वो जगह, दरिया और समंदर जब आपस में मिलते हैं तो जिस जगह पे दरिया का जो लेवल है, जो एल्टीट्यूड है वो 10 फुट से भी कम हो जाता है तो वो वहां पे डेल्टा बनाना शुरू करता है, बहुत सी छोटी छोटी नालियां बनाता है, जैसे ब्रेडेड स्ट्रीम भी कहते हैं ज्योग्राफी के अंदर, तो उसको हम यहां पे डेल्टा कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश के अंदर है। 85 है व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, कि रात और दिन जो है जब एक हो जाएं तो उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। और ये साल में 2 बार होता है, यानी 2 बार ऐसी पोजीशन आती है सूरज की कि वो सेम ही जो है वो होता है जब वो दिन और रात बराबर हो जाते हैं। यानी अगर दिन है 12 घंटों का तो रात भी 12 घंटों की ही होगी। अब जैसे 22 सितंबर एंड 20 मार्च जो है ये इक्विनॉक्स हैं, कि 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं और 20 मार्च को बराबर होते हैं। कैसे, यहां इस पिक्चर में देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है यहां पे ये है इक्विनॉक्स जो है वो सितंबर का, और यहां पे ये इक्विनॉक्स है मार्च का। तो ये बीच में है सूरज। ये 2 पोजीशंस ऐसी हैं कि जब सूरज का फासला सितंबर में भी जमीन से बिल्कुल इतना ही है जितना कि 20 मार्च को है, ठीक है, 20 और 21 मार्च को है, उतना ही 22 और 23 सितंबर को है। तो सेम डिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि इतना ही टाइम लगेगा दिन और रात का दोनों टाइम पे साल में। तो ये साल में 2 दफा होगा, एक बार सितंबर में होगा और एक बार मार्च में होगा, जबकि दिन और रात बराबर होंगे क्योंकि सूरज का फासला सेम होगा। आगे है 86 विच इज व्हाट इज मेंट बाय द सोलिस्टिक्स। सोलिस्टिक्स क्या है, अब ये इक्विनॉक्स के अपोजिट है। व्हेन द सन रीचेज इट्स मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, के जब जो है वो सूरज अपने इक्वेटर से सबसे ज्यादा फासले पे होगा उस टाइम पे। यानी इसका क्या है जी, लार्जेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर, के ये क्या है, लॉन्गेस्ट डेज हैं और शॉर्टेस्ट डेज हैं साल के। अब इसी पिक्चर के अंदर देखिए यहां पे आपको दिसंबर में दिखाई दे रहा है और जून में दिखाई दे रहा है। 21 और 22 दिसंबर को और जून 20 और 22 को यहां पे ये हमें जो है वो सॉलिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, कि जब हमें देखिए 21 और 22 दिसंबर को क्या है, रात सबसे लंबी होती है 21 दिसंबर की, या 22 आगे 12 के बाद स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह से 20 जून को दिन जो है वो सबसे बड़ा होता है हमारे पास, क्योंकि सूरज पे सबसे ज्यादा पड़ रहा होता है। तो ये जो है ये सॉलिस्टिक्स हैं, अपोजिट है यानी उसके। तो ये लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट डेज, और ये भी 2 बार होते हैं, एक बार दिसंबर में और एक बार जून में। 81 है द सीजन चेंजेस बिकॉज द, जो मौसम है वो तब्दील क्यों होते हैं, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूम रही है इस वजह से, लेकिन साथ में जमीन 23.5% टिल्टेड है। तो ये जो टिल्टेड है इसी वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे सीजन्स आते हैं और पूरी दुनिया ही तकरीबन फिर घूम रही होती है। अगर टिल्टेड ना हो तो फिर तो एक ही साइड हमेशा जो है वो सामने रहे, ठीक है। तो यहां पे ये देखिए ये सीजन की वजह भी यही बनती है, कभी ये साइड सामने है तो यहां पे सीजन है, ये साइड सामने है तो यहां पे अलग सीजन है, इस तरह से। 88 है व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, के जमीन की जो उम्र है वो कितनी है, तो उम्र है जी 4.543 बिलियन ईयर्स, के तकरीबन 4.5 अरब साल जो है वो जमीन की उम्र है। और जो कायनात की उम्र है अगर उसकी हम बात करते हैं तो वो है जी तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 अरब साल। 89 है अंटार्कटिका इज सिचुएटेड इन नॉर्थ पोल, के अंटार्कटिका जो है वो जुनूब में वाक़ है, नॉर्थ पोल में वाक़ है। 90 है विच कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट, के किसको जो है वो काला कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वो है अफ्रीका। और ये फर्स्ट टाइम जो डार्क कॉन्टिनेंट की टर्म जो यूज हुई ये हेनली एम स्टैनली ने जो है ये यूज की फर्स्ट टाइम अपनी बुक के अंदर 1878 में। और उस टाइम पे यूज करने का रीजन ये था कि भाई उस टाइम पे सैटेलाइट्स अगर देखा जाए तो अफ्रीका जो है वो उस पर क्योंकि लाइट नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो अल्टीमेटली बिजली नहीं थी, यानी कि वहां पे तो वो अंधेरा ही दिखाई देता था, तो उसका फिर वहां से नाम पड़ा। तो दूसरा इसका रीजन ये है कि अभी सबसे कम जो है वो गोरों ने जो है वो एक्सप्लोर किया अफ्रीका को, बाकी तमाम कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अल्टीमेटली उनकी हुकूमत रही है, लेकिन अफ्रीका पे उस तरह से उनकी हुकूमत नहीं रही, तो इसलिए वो ये मानते हैं कि इसको अभी तक अनडिस्कवर है ज्यादातर, तो इस वजह से ये क्या है, डार्क कॉन्टिनेंट है। 91 है इन विच कॉन्टिनेंट द एल्प्स माउंटेन इज सिचुएटेड, के जो एल्प्स के माउंटेन है ये पहाड़ियां कहां पे है, पहाड़ी सिलसिला, तो ये यूरोप के अंदर है जी।
यहाँ इस पिक्चर के अंदर देखिए, ये यहाँ पे ये पूरे का पूरा जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, स्विट्जरलैंड का, ऑस्ट्रिया का हिस्सा, ये सारा इटली का पार्ट है, फ्रांस का कुछ पार्ट है, ये सारा जो है ये एल्प्स के माउंटेन्स हैं। 92 है स्विस कैनाल कनेक्ट्स के, जो स्विस कैनाल है, नहर स्वेज है, ये किसको कनेक्ट करती है? रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप देखिए तो ये जो है हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है यूरोप के बीच में, और ये हमारे पास यहाँ पे जो है वो रेड सी है। तो ये रेड सी इस जगह पे, तो ये छोटी सी यहाँ पे कैनाल है, ये स्विस कैनाल, ये इसको यहाँ पे कनेक्ट करती है। वो कि यहाँ पे छोटी सी है लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये इसको कनेक्ट करती है, इसने बहुत बड़ा जो है सफर छोटा कर दिया जब ये बनी थी। 93 है विच इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो वो 22 दिसंबर का है, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 94 है द अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, के यानी कि ईस्ट से वेस्ट की साइड पे, यहां देखिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट टू ईस्ट जो है, इससे इस साइड पे जो है ये जब रोटेशन होती है तो अर्थ की होती है। यहां पे आप देखिए तो वेस्ट टू ईस्ट जो है ये रोटेशन है, ये क्या होगी? इसके अपने एक्सिस के ऊपर होगी, अर्थ की। 95 है रेनफॉल रिलेटेड टू माउंटेन्स इज, के जो पहाड़ों से मुतालिक रेनफॉल है वो कौन सी है? वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है कि ये पहाड़ी की एक साइड पे होती है और दूसरी साइड पे ये खुश्क हवा फिर निकल जाती है। तो पहाड़ी की एक साइड तो बहुत सरसब्ज़ शादाब होगी, लेकिन दूसरा जिस साइड से खुश्क हवा निकलेगी तो वो उस पहाड़ी के ऊपर भी जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, वो खुश्क हवा वो भी अपने साथ लेके चली जाएगी। यानी एक साइड को तो खुशहाल कर दिया, दूसरी साइड के ऊपर जो उसका अपना नेचुरल मॉइस्चर था वो भी लेके चलेगी, तो दूसरी साइड बहुत ही जो है रफ हो गई। यहाँ पे देखिए ये साइड जो है यहाँ पे बारिश हो रही है, ओरोग्राफिक रेनफॉल तो ये बड़ी हरी भरी है, और ये जो है बड़ी बंजर की भी है, क्योंकि यहाँ बारिश जब हो गई तो अब हवा खुश्क हो गई, बारिश उससे जब निकल गई। तो अब जब ये जाते जाते यहाँ से जाएगी तो अपने साथ यहाँ से इसका मॉइस्चर भी लेके चली जाएगी। 96 है विच वाटर वे गिव्स द सोर्स ऑफ टेरेस्ट्रिकल, कि कौन सा जो वाटर सोर्स है वो टेरेस्ट्रिकल या लोकल सोर्स देता है, तो वो लेक्स है। क्योंकि देखिए दरिया भी एक साइड से दूसरी साइड कहीं जा रहे हैं आगे पीछे, लेकिन लेक्स उसी रीजन के अंदर मौजूद है। गो कि कोई उसके अंदर जो है वो दरिया वगैरह डंप हो रहे होते हैं, लेकिन वो खुद उसी रीजन के अंदर लोकेट करती है। 97 है फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन ऑक्सेस रिवर कनेक्ट्स, के ऑक्सेस रिवर के ऊपर जो फ्रेंडशिप ब्रिज है वो किसको कनेक्ट करता है? वो उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान को जो है वो कनेक्ट करता है, और ये आमू दरिया के ऊपर बना हुआ है, यानी रिवर आमू दरिया इसका नाम है। और यहाँ पे ये रेल का, ठीक है, और साथ में रोड का जो है वो दोनों ही बना हुआ है। यहाँ पे ये आपको सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये फ्रेंडशिप ब्रिज है। 98 है जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स, के जो जोहर स्ट्रेट है ये सेपरेट करती है। स्ट्रेट मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि समंदर के अंदर जो है दो कॉन्टिनेंट्स जो हैं उनके बीच में से जब एक तंग पट्टी समंदर की गुजरेगी तो उसे स्ट्रेट कहेंगे। ये सिंगापुर और मलेशिया को आपस से जुदा करती है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए ये जोहर मलेशिया का एरिया है और ये सिंगापुर है, तो इसके बीच में से ये स्ट्रेट जो है वो तंग एक समंदर की पट्टी गुजर रही है, तो ये इनको जुदा करती है आपस में। 99 है बिफोर इंडोनेशियन ऑक्यूपेशन इन 1957 ईस्ट तैमूर वाज अ कॉलोनी ऑफ, के जो ईस्ट तैमूर है, ठीक है, मशरकी तैमूर वो कॉलोनी था किसकी? वो पुर्तगाल की कॉलोनी था। और 1975 में यहाँ पे इसने अपनी इंडिपेंडेंस शो की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1976 के अंदर इंडोनेशिया ने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया। ये ईस्ट तैमूर आपको ये साइड दिखाई दे रही है, पूरा तैमूर है, ठीक है, और ये इसका ईस्ट तैमूर का हिस्सा है जो है हरे रंग का। तो 100 है ईस्ट तैमूर बिकेम इंडिपेंडेंट स्टेट इन, कि फिर ये जब इसके ऊपर इंडोनेशिया ने कब्जा किया तो फिर ये मुकम्मल तौर पे जो है कब आज़ाद हुई? तो मुकम्मल तौर पे इसने अपनी आज़ादी जो है वो 2002 के अंदर जो है वो अपने आप को डिक्लेयर किया, जिसको फिर सबसे पहले अमेरिका ने माना। तो आपको पता है अमेरिका जिसको मान ले फिर वो आज़ादी हो जाता है। तो अब इसका नाम जो है वो टिमोर लेस्टे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है इस साइड पे है, ये एक साइड पे मुसलमान इलाका है, दूसरी साइड पे वो ईसाई है। तो इसको ये माना जाता है ईसाइयत की बिना पे ही जो है वो एकदम से इन्होंने तकसीम कर दिया, अदरवाइज तो डिस्प्यूट्स और भी बहुत सारी हैं। तो ये हमारे पास 100 जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs जो है वो कवर हो चुके हैं। मजीद इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो।